आज के इस गहन विश्लेषण में हम जी। एक बहुत ही एक्साइटिंग और नजरिया बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज का हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो है एक बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ इंडस्ट्री, मास्टरिंग पोर्टर्स 5 फोर्सेस। ये माइकल पोर्टर का एक ऐसा क्लासिक फ्रेमवर्क है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। सही कहा। देखिए, हम अक्सर जब भी किसी कंपनी की सफलता या उसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सोचते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर पर होता है। एग्जैक्टली मतलब हमें लगता है कि कोका कोला की असली लड़ाई सिर्फ पेप्सी से है, या फिर बर्गर किंग सिर्फ मैकडॉनल्ड से लड़ रहा है। जो कि सच नहीं है। और आज का हमारा मिशन यही है, हम इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हम आज ये समझेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में मुनाफा सिर्फ सामने वाली कंपनी को हराने से नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। मुनाफा उन छिपी हुई अंडरलाइंग ताकतों को मैनेज करने से आता है जो उस पूरे बाजार के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती हैं। मैं इस चर्चा को लेकर काफी उत्साहित हूं क्योंकि ये बातें अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। मैं बता रही हूँ, ये श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होने वाला है। जब आप इस डॉक्यूमेंट के नजरिए से देखेंगे तो समझ आएगा कि कंपटीशन का मतलब सिर्फ मार्केट शेयर के लिए लड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस इंडस्ट्री के पूरे स्ट्रक्चर को समझना और उसे अपने फेवर में शेप करना है। पॉटर का ये मॉडल उस जटिल इकोसिस्टम को समझने का एक ब्लूप्रिंट देता है। यहाँ हर एक प्लेयर का रोल होता है, राइट? हाँ, चाहे वो सप्लायर हो, कस्टमर हो या कोई नया स्टार्टअप जो अभी मार्केट में आया भी नहीं है। वो सब आपके प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की पहली लेयर को अनपैक करते हैं। पहली ताकत कॉम्पिटिटिव राइवलरी, यानी मौजूदा कंपनियों के बीच की आपसी होड़। जब हम इस राइवलरी की बात करते हैं तो अक्सर लोग इससे बहुत ही बेसिक तरीके से देखते हैं। हाँ, बस प्राइस कटिंग के नजरिए से। लेकिन सोर्स में उन स्पेसिफिक ट्रिगर्स पर फोकस किया गया है जो इस राइवलरी को खतरनाक या डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं। जैसे कि अगर हम आज के स्ट्रीमिंग वॉर्स का उदाहरण लें। हाँ, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी, ये सब एक ही मार्केट में है। बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट कहता है कि जब इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी हो जाती है तो ये राइवलिटी बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब नए सब्सक्राइबर्स तो बहुत तेजी से आ नहीं रहे हैं। सही कहा। तो ये कंपनियां अब एक दूसरे के सब्सक्राइबर्स को तोड़ने में लगी हुई हैं। मतलब ग्रोथ का पाया बड़ा नहीं हो रहा है तो वे एक दूसरे का हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का ये उदाहरण सोर्स में बताए गए कई पॉइंट्स को एक साथ इलस्ट्रेट करता है। ये होड़ सिर्फ धीमी ग्रोथ से ही इंटेंस नहीं होती। तो और क्या फैक्टर है? इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाई फिक्स्ड कॉस्ट। सोचिए, इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को हर साल ओरिजिनल कंटेंट बनाने में अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अब जब फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है तो कंपनियों पर प्रेशर होता है कि वे किसी भी कीमत पर कस्टमर को रोक कर रखें। बिल्कुल। और इसी वजह से वे सब्सक्रिप्शन के रेट कम करने लगती हैं या बंडल ऑफर्स देने लगती हैं, एक के साथ एक फ्री वाला हिसाब। हाँ, सोर्स स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि जब लड़ाई सिर्फ कीमत पर या प्राइस बेस्ड कंपटीशन पर आ जाती है वो पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन क्रैश होने लगता है, सब नुकसान में जाने लगते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मुझे डॉक्यूमेंट्स में बहुत दिलचस्प लगा, वो है लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब अगर एक दर्शक के नजरिए से सोचें तो वीकेंड पर फिल्म देखने के लिए वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकता है, क्योंकि अगर कॉन्जिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है तो ब्रांड के प्रति कोई खास लॉयल्टी नहीं बचती। सही बात है। कस्टमर बस ये देखता है कि इस महीने कौन सा प्लेटफॉर्म सस्ता है या किस पर सबसे अच्छी सीरीज आई है। बिल्कुल। और यही कारण है कि इस डिस्ट्रक्टिव राइवलरी से बचने के लिए सोर्स में जो सबसे सॉलिड स्ट्रैटेजी बताई गई है वो है डीप ब्रांड लॉयल्टी बनाना और ट्रू डिफरेंशिएशन क्रिएट करना। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट इतना अलग है कि कस्टमर उसे किसी और चीज से रिप्लेस कर ही नहीं सकता, तभी आप इस प्राइस वॉर से बाहर निकल सकते हैं। जैसे एप्पल का उदाहरण ले सकते हैं। परफेक्ट उदाहरण। एप्पल अपने इकोसिस्टम के जरिए खुद को इस होड़ से काफी हद तक अलग रखने में कामयाब रहा है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई उन प्लेयर्स की बात जो पहले से ही रिंग में मौजूद हैं। हाँ, जो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे इस मॉडल का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा क्रिटिकल लगा, जो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी मार्केट में नए खिलाड़ियों के आने का खतरा। हाँ, सोर्स इस बात पर काफी फोकस करता है कि अगर किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो जाहिर है नए लोग उस प्रॉफिट को देखकर तुरंत उस मार्केट में घुसने की कोशिश करेंगे। हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर बैरियर्स टू एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है, प्रवेश की बाधाएं। हाँ।
डॉक्यूमेंट में 5 ऐसे बड़े बैरियर्स बताए गए हैं जो एक तरह की अदृश्य दीवार का काम करते हैं। और ये बैरियर्स ही तय करते हैं कि कोई इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में कितनी प्रॉफिटेबल रहेगी, राइट? सही कहा। इसमें सबसे पहला और सबसे स्पष्ट बैरियर है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब बहुत सारा पैसा। हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखें तो वहाँ शुरुआत करने के लिए ही आपको गीगा फैक्ट्रीज चाहिए, सप्लाई चेन बनानी होगी, R&D पर बिलियंस का इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल। ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट अपने आप में 99% नए खिलाड़ियों को बाहर कर देता है। कोई आम इंसान अपने गैरेज में ईवी कंपनी शुरू नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फैक्टर सोर्स में हाईलाइट किया गया है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। अब इस पॉइंट पर मुझे एक डाउट है जो शायद हमारे कई श्रोताओं के मन में भी आ सकता है। बताइए क्या डाउट है? देखिए, डॉक्यूमेंट कहता है कि जो कंपनियां पहले से मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं, उनकी प्रति इकाई लागत यानी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम होती है। हाँ, जिसे कोई नया स्टार्टअप बीट नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये आज के डिजिटल युग में भी पूरी तरह सच है? आप किस सेंस में कह रहे हैं? मेरा मतलब है, आज तो कोई भी अपने लैपटॉप से सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर सकता है। तो क्या सॉफ्टवेयर या टेक इंडस्ट्री में ये कैपिटल और स्केल का बैरियर खत्म नहीं हो गया है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और अक्सर टेक इंडस्ट्री को लेकर ये भ्रम रहता है कि वहाँ एंट्री फ्री है। हाँ, क्योंकि कोड लिखना तो सस्ता है। सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर हम सोर्स के डीपर एनालिसिस पर जाएं तो टेक वर्ल्ड में बैरियर्स का नेचर बदल गया है, पर वो खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, कोड लिखना सस्ता है, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक पहुंच, जो सोर्स में बताया गया चौथा बड़ा बैरियर है, वो टेक में बहुत ज्यादा है। ओहो, मतलब कस्टमर तक पहुंचना महंगा है? बहुत महंगा है। आज एक नए ऐप को ऐप स्टोर पर विजिबिलिटी पाने के लिए या गूगल और मेटा के एड इकोसिस्टम में कस्टमर तक पहुंचने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। ये तो है, मार्केटिंग बजट ही आसमान छूते हैं। और इसके अलावा टेक में नेटवर्क इफेक्ट भी स्केल का ही एक रूप है। नेटवर्क इफेक्ट? हाँ, सोचिए अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही आपके सारे दोस्त मौजूद हैं, तो एक नए और शायद बेहतर प्लेटफॉर्म के आने पर भी आप वहां शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहां मेरे दोस्त ही नहीं है, वहां कोई यूजर बेस नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। ये एक बेहतरीन नजरिया है, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। यानी बैरियर्स सिर्फ फिजिकल फैक्ट्रीज या मशीनों के नहीं होते। बिल्कुल नहीं, वे डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर हैबिट्स के भी हो सकते हैं। और इसी के साथ हम डॉक्यूमेंट में बताए गए 5वें बैरियर को भी नहीं भूल सकते, जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हाँ, सख्त नियम और कानून। जैसे बैंकिंग या फार्मास्यूटिकल्स जैसी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट लाइसेंस और कंप्लायंस ही इतने कड़े होते हैं कि कोई भी नया प्लेयर रातों रात मार्केट में नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सोर्स का निष्कर्ष ये है कि ये बैरियर्स जितने ऊंचे होंगे, मौजूदा कंपनियों का प्रॉफिट उतना ही सुरक्षित रहेगा। सही कहा। अब अगर हम पोटो के मॉडल के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, तो वो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन पर फोकस करता है। तीसरी ताकत की ओर। हाँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ताओं की शक्ति। ये बिजनेस का एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता। कंपनियों को लगता है कि सप्लायर तो वो है जिसे हम पैसे दे रहे हैं, तो पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। हम बॉस हैं, वो वेंडर है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोर्स साफ तौर पर बताता है कि एक पावरफुल सप्लायर पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन निचोड़ सकता है। डॉक्यूमेंट में सप्लायर पावर का जो जिक्र है, उसे पढ़ते ही मुझे ग्लोबल टेक इंडस्ट्री और TSMC का ख्याल आया। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, TSMC दुनिया की सबसे एडवांस माइक्रोचिप्स बनाती है। चाहे वो एप्पल हो, एनवीडिया हो या AMD, ये सब TSMC पर निर्भर है। पूरी तरह निर्भर है। तो अगर TSMC कल तय कर ले कि वो अपनी चिप्स की कीमत 20% बढ़ा रही है, तो इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के पास उसके बात मानने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वे रातों रात अपना सप्लायर नहीं बदल सकते। उनकी मजबूरी है पैसा देना। आपने बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण दिया है। सोर्स में उन 4 प्रमुख कंडीशंस की बात की गई है जो एक सप्लायर को इतनी ताकतवर बनाती हैं। और मुझे लगता है TSMC उन चारों पर खरी उतरती है। एकदम। पहला, जब सप्लायर्स की संख्या बहुत कम हो। TSMC जैसी एडवांस्ड चिप्स बनाने वाली कंपनियां उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। दूसरा, जब उनका प्रोडक्ट बेहद यूनिक हो। सही कहा। और तीसरा, जब सप्लायर बदलने की स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई हो। मतलब सप्लायर बदलने का खर्चा और झंझट। हाँ, अगर एप्पल किसी और चिप मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा तो उन्हें अपना पूरा हार्डवेयर आर्किटेक्चर फिर से डिजाइन करना पड़ सकता है, जिसमें सालों लग जाएंगे और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा। बिल्कुल।
और सोर्स में सप्लायर पावर का जो चौथा कारण बताया गया है वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव है। वो कौन सा है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का खतरा। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसका मतलब है कि जब सप्लायर खुद उस इंडस्ट्री में सीधा उतरने की क्षमता रखता हो। सही समझे, मान लीजिए आप एक कॉफी चेन चलाते हैं। ओके। और आपका कॉफी बीन्स का जो सप्लायर है वो अचानक ये तय करता है कि वो खुद के कैफे खोलकर सीधे कस्टमर्स को कॉफी बेचेगा। अरे बाप रे, अब तो मेरा सप्लायर ही मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गया। बिल्कुल, वो आपको बीन्स देना बंद कर सकता है या महंगी दे सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और यही वजह है कि सोर्स में कंपनियों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि वे कभी भी सिंगल सप्लायर पर निर्भर न रहें। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बिल्कुल। इस खतरे को कम करने के लिए सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना और सप्लायर्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी है, जहां दोनों को एक दूसरे की ग्रोथ से फायदा हो, ना कि कोई एक दूसरे को डोमिनेट करे। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। सही बात है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, चौथी ताकत, यानी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, खरीदारों की शक्ति। हाँ, अगर सप्लायर प्रॉफिट को कॉस्ट बढ़ाकर कम कर सकता है तो खरीदार प्रॉफिट को प्राइस गिरवाकर कम कर सकता है। बिल्कुल। जब मैंने सोर्स में इस हिस्से को पढ़ा तो मुझे एयरलाइन इंडस्ट्री या रिटेल एफएमसीजी मार्केट का डायनामिक समझ में आया। कैसे? देखिए, जब मैं फ्लाइट बुक करता हूं तो मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस एयरलाइन में उड़ रहा हूं। आपको बस ए से बी तक जाना है। एग्जैक्टली। मैं बस एक एग्रीगेटर साइट खोलता हूं और जो सबसे सस्ती टिकट होती है वो बुक कर लेता हूं। आपका ये बिहेवियर सोर्स में बताए गए बायर पावर के सबसे बड़े ट्रिगर को रिफ्लेक्ट करता है। और वो ट्रिगर क्या है? प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइज्ड होना। मतलब प्रोडक्ट का आम होना, एक जैसा होना। हाँ, जब कस्टमर को लगता है कि सभी कंपनियों का प्रोडक्ट एक जैसा ही है तो उसके लिए प्राइस ही एकमात्र फैक्टर बन जाता है। जो सस्ता देगा मैं उसी से लूंगा, मैं खरीदते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए वॉलमार्ट जैसी बड़ी रिटेल चेन जब किसी एफएमसीजी कंपनी से माल खरीदती है तो वे अपने साइज और वॉल्यूम का फायदा उठाते हैं। वे कहते होंगे कि हम इतना सारा माल ले रहे हैं तो हमें भारी डिस्काउंट चाहिए। एग्जैक्टली। वे कीमतों को एकदम न्यूनतम स्तर पर लाने का दबाव बनाते हैं। और यहाँ भी स्विचिंग कॉस्ट का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है ना? बिल्कुल होता है। अगर कस्टमर के लिए एक ब्रांड छोड़ के दूसरे ब्रांड पर जाना आसान है तो वो पलक झपकते ही शिफ्ट हो जाएगा। आज के डिजिटल युग में तो ये और भी आसान हो गया है। कस्टमर्स के पास मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, प्राइस कंपैरिजन तो सिर्फ एक क्लिक दूर है। तो इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने ने बायर्स की पावर को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा दिया है। तो फिर इसका समाधान क्या है? कंपनियां इससे कैसे बचें? इसीलिए सोर्स में इस चुनौती से निपटने का जो समाधान बताया गया है वो वापस उसी बुनियादी सिद्धांत पर लौटता है, ट्रू डिफरेंशिएशन। अपने प्रोडक्ट को अलग और खास बनाना। हाँ, और कंपनियों को अपने कस्टमर्स के लिए स्विचिंग कॉस्ट बढ़ानी होगी। लेकिन कस्टमर के लिए स्विचिंग कॉस्ट कैसे बढ़ाएं? क्या उन्हें फाइन लगाए? नहीं, ये जरूरी नहीं कि ये कॉस्ट पैसों में ही हो। तो फिर ये सुविधा डेटा इंटीग्रेशन या इकोसिस्टम के रूप में भी हो सकती है। अच्छा, मतलब आदत डलवा देना। हाँ, अगर आप सालों से किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका सारा डेटा उसी में है तो मैं 100-200 रुपए बचाने के लिए किसी नए सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जैक्टली। आपकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम इस फ्रेमवर्क की पांचवी और अंतिम ताकत पर आते हैं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, विकल्पों का खतरा। मुझे लगता है कि ये फोर्स सबसे ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये कंपनियों को उनके अपने कुएं से बाहर देखने पर मजबूर करती है। सही कहा। यहाँ खतरा उस कंपनी से नहीं है जो आपके जैसा ही प्रोडक्ट बना रही है, बल्कि उस प्रोडक्ट या सर्विस से है जो कस्टमर की उसी जरूरत को पूरा कर रही है। ये एक ऐसा एरिया है जहां कई बड़ी और स्थापित कंपनियां मात खा जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अपने डायरेक्ट कंपेटिटर्स पर तो नजर रखती हैं, लेकिन उस बड़े शिफ्ट को नहीं देख पाती जो पूरी इंडस्ट्री को ही इररिलेवेंट बना सकता है। रातों रात उनका बिजनेस मॉडल ही पुराना हो जाता है। हाँ, सोर्स स्पष्ट करता है कि सब्स्टिट्यूट वो है जो एक अलग तरीके से सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब काम वही करे लेकिन तरीका अलग हो। बिल्कुल। उदाहरण के लिए कोविड के बाद बिजनेस ट्रैवल इंडस्ट्री को सिर्फ दूसरी एयरलाइंस या होटल से खतरा नहीं था। तो किससे था? उनका सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट बन गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अरे हाँ, जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जूम ने एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत को ही काफी हद तक
सब्स्टिट्यूट कर दिया। बात तो सही है, फ्लाइट बुक करने की क्या जरूरत जब आप स्क्रीन पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम स्मार्टफोन्स के कैमरा को देखें तो उन्होंने पूरी डिजिटल कैमरा इंडस्ट्री को ही लगभग खत्म कर दिया। बहुत अच्छा उदाहरण है। स्मार्टफोन कोई डायरेक्ट कैमरा नहीं था, लेकिन उसने लोगों की तस्वीरें खींचने और मोमेंट्स कैप्चर करने की जरूरत को पूरा कर दिया। और वो भी एक बेटर प्राइस परफॉर्मेंस वैल्यू के साथ। हाँ, सोर्स में इस प्राइस परफॉर्मेंस वैल्यू पे बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। अगर कोई नया विकल्प कस्टमर को कम कीमत में या अधिक सुविधा के साथ वही रिजल्ट दे रहा है और उसे अपनाने में स्विचिंग कॉस्ट न के बराबर है, तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है। तो इस रेड अलर्ट से बचने के लिए सोर्स क्या सजेस्ट करता है? सोर्स का सुझाव है कि कंपनियों को अपनी बाउंड्रीज को लगातार रीडिफाइन करते रहना चाहिए। मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने तक सीमित ना रहें। हाँ, उन्हें सिर्फ अपने प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि उस वैल्यू प्रोपोजिशन में लगातार इनोवेशन करना चाहिए जो वे डिलीवर कर रहे हैं। वरना कोई और सब्स्टिट्यूट आकर उनकी जगह ले लेगा। एग्जैक्टली। अगर वे सब्स्टिट्यूट से बेहतर वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो मार्केट उन्हें पीछे छोड़ देगा। वाह, तो हमने इन पांचों ताकतों को बहुत गहराई से डिकोड किया। राइवलरी, नए एंट्रेंस का खतरा, सप्लायर्स का डोमिनेंस, बायर्स की पावर और सब्स्टिट्यूट्स का इवोल्यूशन। सब कुछ कवर कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? श्रोताओं के लिए ये क्यों मायने रखता है? बहुत जरूरी सवाल है। मतलब सोर्स में किस पूरे एनालिसिस को एक्शन में बदलने के लिए क्या रोड मैप दिया गया है? सोर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग टेक अवे यही है कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, ये एक्शन के लिए है। ज्ञान बांटने के लिए नहीं बल्कि रणनीति बनाने के लिए है। बिल्कुल। ये कंपनियों को रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में लाता है। मतलब हालात बिगड़ने का इंतजार ना करें बल्कि पहले से तैयार रहें। सही कहा। और डॉक्यूमेंट में इसे लागू करने के 4 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अपनी इंडस्ट्री और मार्केट की बाउंड्रीज को सही तरीके से डिफाइन करना। मतलब ये समझना कि हम असल में किस फील्ड में हैं। हाँ, अगर आप एक फिटनेस ट्रैकर बनाते हैं तो क्या आप सिर्फ गैजेट मार्केट में हैं या आप हेल्थ और वेलनेस इकोसिस्टम का हिस्सा है? बाउंड्री क्लियर होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा स्टेप है इस डेटा को एनालाइज करना, राइट? सोर्स कहता है कि हर फोर्स के पीछे जो फैक्टर्स हैं उनका गहराई से डेटा ड्रिवन एनालिसिस होना चाहिए। जी हाँ, हवा में तीर नहीं चलाना है। दूसरा स्टेप एनालिसिस का है और तीसरा स्टेप ये पहचानने का है कि आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि हर इंडस्ट्री में पांचों ताकतें बराबर हावी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। टेक में शायद सप्लायर पावर जैसे क्लाउड कॉस्ट या चिप्स और नए एंट्रेंस का खतरा ज्यादा हो, जबकि एफएमसीजी में बायर्स की पावर और आपसी राइवलरी डोमिनेट करती हो। तो आपको अपनी सबसे कमजोर कड़ी को पहचानना है। और फाइनली चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है उन स्पेसिफिक फोर्सेस को काउंटर करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी डेवलप करना। मतलब अपनी कमजोरी को दूर करने का प्लान बनाना। हाँ, चाहे वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर को बदलना हो, किसी सप्लायर के साथ एक्सक्लूसिव डील साइन करना हो, फिर R&D में इन्वेस्ट करके अपने प्रोडक्ट को इतना अलग बनाना हो कि सब्स्टिट्यूट का खतरा कम हो जाए। एग्जैक्टली। जब कोई लीडरशिप टीम इन ताकतों को समझकर फैसले लेती है तो उनका बिजनेस एक्सपेंशन और कैपिटल एलोकेशन हवा में तीर चलाने जैसा नहीं होता, बल्कि एक कैलकुलेटेड चेस मूव की तरह होता है, शतरंज की चाल की तरह। बिल्कुल सही कहा। ये पूरे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को एक बोर्ड गेम की तरह देखने का नजरिया है, जहां आपको सिर्फ अपने मोहरों को नहीं देखना है बल्कि पूरे बोर्ड की बनावट को समझना है। बहुत खूब कहा आपने। ये सच में एक मास्टर क्लास की तरह था। हमने देखा कि कैसे माइकल पोर्टर की ये 5 फोर्सेस किसी भी इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस और उसकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का डीप एक्सरे कर देती हैं। एक एक परत खोल देती हैं। लेकिन हमारी इन चर्चाओं की एक खासियत है, हम हमेशा चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इसी सोर्स मटेरियल का एनालिसिस करते हुए मेरे मन में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट उभर कर आया। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हम पूरी चर्चा में कॉर्पोरेशंस, एयरलाइंस, टेक जायंट्स की बात करते रहें। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों की। लेकिन क्या होगा अगर हम इन 5 फोर्सेस को एक मैक्रो लेवल से हटाकर सीधे माइक्रो लेवल पर ले आएं? माइक्रो लेवल मतलब व्यक्तिगत स्तर पर? हाँ, क्या पोर्टर का ये फ्रेमवर्क सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए है या फिर इसे एक व्यक्ति अपने स्वयं के करियर ट्रेजेक्ट्री पर भी लागू कर सकता है? अरे वाह, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोपोजिशन है। मतलब अगर हम खुद को ही एक इंडस्ट्री मान लें तो ये पूरा डायनामिक कैसे काम करेगा? सोचिए, अगर कोई प्रोफेशनल खुद को एक 1 पर्सन इंडस्ट्री के रूप में देखे तो उसके स्किल्स और उसकी एक्सपर्टीज उसका प्रोडक्ट बन जाते हैं। और उसके सप्लायर वे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से वो एजुकेशन या सर्टिफिकेशंस ले रहा है। बिल्कुल। और उसके बायर्स वे एम्प्लॉयर्स या क्लाइंट्स हैं जो उसकी सर्विसेज खरीद रहे हैं।
ये तो बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। अब सोचिए, क्या उस प्रोफेशनल के बायर्स यानी एम्प्लॉयर्स के पास ज्यादा पावर है? अगर उसके स्किल्स बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो कोई भी कर सकता है, तो एम्प्लॉयर्स उसे कम सैलरी पर हायर करने का दबाव बनाएंगे। एग्जैक्टली जैसे एफएमसीजी मार्केट में होता है। और अगर हम थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंसेस की बात करें, तो हर साल कॉलेज से निकलने वाले लाखों फ्रेशर्स इस इंडस्ट्री में नए खिलाड़ियों की तरह ही तो हैं, जो पुरानी कंपनियों या पुराने प्रोफेशनल्स को रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा खतरा आज के समय में है सब्स्टिट्यूट्स का। सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सब कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है किसी इंसान के। लेकिन ये उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए अब तक इंसानों को हायर किया जाता था। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति पोर्टर के इस लेंस से अपने करियर को देखे, तो उसे समझ आ जाएगा कि उसे अपने अंदर ऐसे यूनिक स्किल्स डेवलप करने होंगे। यानी अपनी खुद की स्विचिंग कॉस्ट और बैरियर्स टू एंट्री बढ़ानी होगी। हाँ, ताकि कोई एआई या नया फ्रेशर उसे आसानी से रिप्लेस ना कर सके। ट्रू डिफरेंशिएशन अपने करियर में भी लाना होगा। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को बहुत ही पर्सनल और एक्शन ओरिएंटेड बना देता है, जो हर किसी के काम आ सकता है। बिल्कुल। बिजनेस स्ट्रैटेजी को सिर्फ कंपनियों के बोर्ड रूम में सीमित ना रखकर उसे अपने खुद के भविष्य को सुरक्षित करने का टूल बना लेना सच में एक पावरफुल सोच है। मुझे उम्मीद है कि श्रोताओं के दिमाग की बत्ती जरूर जली होगी इससे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले इंसाइट के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आज की चर्चा वाकई बहुत शानदार रही। इस पूरे सोर्स मटेरियल ने हमें बाजार, प्रतिस्पर्धा और यहाँ तक कि अपने करियर को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया है। आगे भी हम ऐसे ही अहम विषयों की गहराइयों को नापते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।